ये कहता है हमारा मुख्यमंत्री यहाँ कि कफन में जेब नहीं है। यही तो सर दुर्भाग्य है कि प्राइवेट स्कूल की बिल्डिंग अच्छी होती है, उनके शिक्षकों का घर खराब होता है, और सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों के घर अच्छे होते हैं और विद्यालय खराब होते हैं, विद्यालय के भवन खराब। नहीं, डिबेट नहीं, मतलब मेरा सर ये सवाल सर एक सेकंड सुन, एक सेकंड, कि जितने भी सरकारी वेतनभोगी हैं उनको अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में पढ़ाना हो तो ऐसे ही सरकारी व्यवस्था सही हो जाएगी। मतलब यहाँ की सिर्फ गरीब के बच्चे ही मतलब सरकारी विद्यालयों में नहीं कर सकते किसी को कि आपका बच्चा कहाँ पढ़ेगा। लोकतंत्र में विश्वास आपको है? तब सर मैं भी आपको लिख के दे देता हूँ कि पढ़ाई की व्यवस्था अच्छी नहीं होगी। उसको उसका कोई मतलब नहीं, आप लिख के देना दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार अरविंद केजरीवाल मेरा जूनियर था, मैं जानता हूँ खूब बढ़िया से उसको। वो बोलता कम है और लिखता ज़्यादा है। जो सरकारी वेतनभोगी हैं वो अपना इलाज भी सरकारी अस्पतालों में करवाएं। मैं ऐसा किसी डिक्टेट करने पर मैं विश्वास नहीं करता हूँ। केवल गरीब लोग सरकारी अस्पताल, नीतीश जी ने तय गरीब का कहेगा ही नहीं तो कैसे होगा गरीब? उसको पढ़ा लिखा दिया जाएगा तो अपने आप स्तर ठीक कर लेगा। एक गरीब है तब तक उनका इलाज सरकारी अस्पताल, तब तक सरकारी अस्पताल। मैं भी कह रहा हूँ, आप मेरी बातें को नहीं सुन रहे, आप एक एजेंडा तो पर है हमारे पर। गुस्सा न हुआ, गुस्सा है, अंदर गुस्सा भी कर रहा है। कोई तालिबानी नहीं, नीतीश कुमार ने शराबबंदी कर दिया क्या? शराबबंदी कर दिया, खाली मुंह से बोले तो बंद हो जाएगा? तालिबान हो तुम कि जब फांसी बचा दोगे गला काट दोगे? ठीक है, आप जन स्वराज की विचारधारा को लेकर आगे बढ़े। अगर आपके पार्टी का कोई अगर मुखिया बन जाता है, विधायक बन जाता है, एमएलसी बन जाता है या सांसद बन जाता है, तो कितना उस मुखिया या विधायक या सांसद के क्षेत्र में कितने विद्यालय मॉडल हो जाएंगे? इस चीज को तो एश्योर कर सकते हैं ना सर? हमने कब बताया कि हम पार्टी बनाए हैं? नहीं, आप बोले ना जन स्वराज की विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो कह रहे तो पार्टी बनाने के बाद कहाँ से आ गया? नहीं, पार्टी नहीं मैं कह रहा हूँ, मतलब अगर आपके विचारधारा के लोग जीतते हैं तो लगभग कितने जो है वो विद्यालय सही हो जाएंगे? जब तक सही लोग नहीं आएंगे तब तक वो सही लोग क्या करेंगे उसके बारे में क्या बात करें? तो वही अगर सही लोग आपके हिसाब से आ जाते हैं, बताया ना, जब बीजेपी ने मेरा टिकट काट दिया, मतलब सरकारी शिक्षक सुबह उठ करके अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में डाल दें, फिर जाके सरकारी स्कूल में नौकरी करें। आपको क्या लगता है कि सरकारी शिक्षकों की ऐसी स्थिति है कि अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं? बिल्कुल है, मैं सर सैकड़ों नाम बता दूंगा, हजारों नाम बता दूंगा। वो शिक्षक का इसलिए नहीं, वो दूसरे तरह से उनके पास धन धान्य इसलिए कर पाते हैं। लेकिन 30-35 हज़ार रुपया का महीना कोई कम नहीं होता है ना। कितने शिक्षक? 30-35 हज़ार रुपये का महीना है, प्लस जो हाई स्कूल में उनको लाख 1.5 लाख रुपया का महीना है, प्रोफेसर्स को 2-2-2.5 लाख रुपये का महीना। कितनों का है? सरकारी विद्यालयों में जो सर शिक्षक है ना, पूरे बिहार में लाखों शिक्षक हैं जो मोर देन 30,000 रुपीज उठा। लगता है आपने पूरा ठीक से उसको ध्यान नहीं किया है। सर मैं डाटा आपको अवेलेबल करा रहा हूँ, मैं बताता हूँ ना, मेरा प्रश्न उसका उत्तर दे दिया, उसमें सब छुपा हुआ है। जब बिहार की आबादी 5 करोड़ से कम थी 1977-78 में, तब अंतिम सरकारी विद्यालय महाविद्यालय बना है। जितने भी सरकारी वेतनभोगी हैं उनको अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में पढ़ाना हो तो ऐसे ही सरकारी व्यवस्था सही हो जाएगी। ये दो देशों में संभव है, एक चाइना में और एक अफगानिस्तान में, क्योंकि जो कम्युनिस्ट चलते हैं और दूसरी जगह तालिबान चलते हैं। ये मानकर चलिए कि यहाँ पर कोई मतलब यहाँ की सिर्फ गरीब के बच्चे ही मतलब सरकारी विद्यालयों में नहीं कर सकते किसी को कि आपका बच्चा का। नमस्कार, आप देख रहे हैं BNM TV बॉर्डर न्यूज मिरर, मैं हूं आपके साथ इसके पंकज। इस वक्त हूं मैं मोतिहारी के मुफस्सिल थाना के सामने वरिष्ठ पत्रकार चंद्रभूषण पांडे सर के आवास पर, और आए हुए हैं सचिदानंद राय जी जो कि MLC हैं बिहार विधान परिषद में, और ये मोतिहारी में आए हुए हैं। मोतिहारी जो कि गांधी की कर्मभूमि है, चंपारण में आए हुए हैं। तो आखिर क्या कारण है कि चंपारण दौरा कर रहे हैं, इसी पर सवाल पूछ लेता हूँ। सर, क्या कारण है कि आप चंपारण में घूम रहे हैं? मोतिहारी में इन दिनों आप दिख रहे हैं, पिछले दिनों आप राय केशव शर्मा के घर देखे गए, आज वरिष्ठ पत्रकार चंद्रभूषण पांडे जी के घर देखे गए हैं, आखिर क्या कारण है? और भी कई जगह देखा गया हूँ मैं, और बिना उद्देश्य के कहीं कोई जाता नहीं है। वही तो मैं तो निश्चित रूप से उद्देश्य है। अभी जो साधारण उद्देश्य जो है, मैं मुख्य उद्देश्य बात में आऊँगा, साधारण उद्देश्य है कि बिहार की जो बदहाली हुई है उसके जड़ में क्या है। हमारी समझ से पढ़ाई, दवाई और कमाई, ये 3 ऐसे मापदंड हैं जिसमें बिहार पूरी तरह से फेल है। बच्चों को घर के पास अच्छी पढ़ाई नहीं मिल रही है, मरीजों को घर के पास अच्छी दवाई या चिकित्सा नहीं मिल रही है, और जो रोजगार का समय जब आता है तो उनको पलायन करना पड़ता है क्योंकि घर के पास रोजगार नहीं मिल रहा है। ये तीनों मापदंड पर बिहार फेल है, इसीलिए बिहार सबसे पिछड़ा हुआ है। तो उस पर काम करने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने चुना है पढ़ाई, और संजोग से माननीय पूर्व MLC दिवंगत केदार पांडे जी के निधन होने के चलते एक उपचुनाव आ गया है शिक्षक जो कॉन्स्टिट्यूंसी से। तो उस पर हम लोगों ने अफाक अहमद साहब हैं, जरा कैमरा इधर घुमाइए, अफाक अहमद साहब जो हैं, इनको हम लोगों ने चुना है कि ये चुनाव लड़ेंगे। और जन स्वराज की तरफ से मैं प्रशांत किशोर जी के साथ काम कर रहा हूँ। आप जब बोले पढ़ाई, दवाई, कमाई, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं भाषा मिल रही है प्रशांत किशोर से। नहीं, वो भाषा नहीं इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उस भाषा को मैं अपने सरल भाषा में इस तरह से कहता हूँ। वो थोड़ा सा कनिष्ठ भाषा, वो तो कनिष्ठ नहीं, वो और थोड़ा विस्तार से बताते हैं। मैं चूँकि शॉर्ट करके बता रहा हूँ कि पढ़ाई, दवाई और कमाई 3 ही चीज़ है जिसमें सारा चीज़ समाहित हो जाता है। ये 3 ठीक करेंगे तो बाकी चीज़ें अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। जो पढ़ लिया, हुनरमंद हो गया, उसको फिर नौकरी की ज़रूरत है, वो तो खुद व्यवसाय खड़ा करेगा। मैं IIT से पढ़ के निकला, नौकरी 3 मिले तो ज्वाइन एको नहीं किए।
जाके बिजनेस करने लगे। मेरा बेटा IIT से पढ़ के आया, कहीं नहीं गया, IIM कलकत्ता में एडमिशन हो गया था, IIM अहमदाबाद में। बोला क्या करेंगे, जितना पढ़े उतना ही काफ़ी है, चल के रोजगार किया जाए, रोजगार का सृजन किया जाए, तब जाकर 2000 लोगों का रोजी रोटी चल रहा है हमारे परिवार के माध्यम से। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि देखिए, जब तक आप 3 चीज़ों पर काम नहीं करेंगे, पढ़ाई दवाई कमाई पर, तब तक बिहार का विकास संभव नहीं है। बाकी 1000 योजनाएं आप बना लीजिए, 1000 पुल पुलिया सड़क का निर्माण कर लिए, रेलवे का निर्माण कर लिए, वो सब तो करना ही है आज 21वीं सदी में। वो सब पढ़ाई दवाई और कमाई की आप बात करें, पढ़ाई की बात जहाँ तक आई, टीचर्स कॉन्स्टिट्यूएंसी का चुनाव होने जा रहा है और बाई इलेक्शन है और उसमें आपने कैंडिडेट खड़ा किया है, तो कैसे लगता है कि इनके जीतने से या इस तरह के कैंडिडेट्स के जीतने से पढ़ाई की व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी? सबसे पहले तो एक ईमानदार शिक्षक नेता चाहिए। मैं नहीं कहता कि पहले के शिक्षक नेता ईमानदार नहीं थे, ईमानदारी की कमी सब इसलिए थी कि वो किसी न किसी दल से बंधे हुए थे, और दल से बंधे होने के चाहत सत्ता पक्ष में होते थे तो मूड सिल जाता था, और प्रतिपक्ष में होते थे तो ताकते रहते कब नीतीश जी का मूड बदले कि हम भी मंत्री बन जाए, इसलिए मुँह सिला रहता था। तो खाली मूड बदलने से ही मंत्री पद मिलने के चांसेस बन जाते थे। इसीलिए किसी ने, मैं तो 6 साल सदन के अंदर देखा हूँ, जितने शिक्षक नेता जीतते गए, कभी किसी ने भी शिक्षा और शिक्षकों की बात को मजबूती से नहीं रखा है। हाँ, खाना पूर्ति करने के लिए मेरा सुझाव है, मेरा मानना है सरकार को अपनी किरकिरी नहीं करानी चाहिए, इन सब बातों में बड़ी दिक्कतें आ रही है, ऐसी बातें लोग करते हैं। कभी सरकार से कोई सवाल नहीं पूछता कि आप ये गलत कर रहे हैं। जैसे किन तरह के सवाल अगर आप जिताते हैं या ये जीत जाते हैं तो किन तरह के सवाल इनके माध्यम से विधान परिषद में गूंजेंगे? सबसे पहले तो हमें एक ईमानदार शिक्षक नेता चाहिए जो हमको ढूंढ के निकाले हैं, चूँकि शिक्षक रहे हैं और हम लोगों का पूरा बायोडाटा सर्च कर लिया है। ईमानदारी और जज्बे में इनके अंदर कोई कमी नहीं है, तभी जाकर ये तो मांगे कोई भी नहीं रहता। हम लोगों से कहा कि नहीं पफाक भाई आप तैयार होइए, हम लोग अपने समर्थन से आपको जिताने का प्रयास करेंगे। एक बार जब नेता मिल जाएगा तो पहला काम हम लोगों ने कहा, पहला एक ही काम दिया है कि जो 17 संगठन है शिक्षकों के, उनसे बात कीजिए और सबसे आदमी लेकर एक संघर्ष समिति बनाइए। जिस तरह से कृषि कानून वापस लेने के लिए किसानों ने दिल्ली को घेर लिया, अपने किसी संगठन को भंग नहीं किया, सारे संगठन जहाँ के तहाँ रहे, लेकिन एकजुट होकर उन्होंने संघर्ष समिति बनाया और उस संघर्ष समिति ने 13 महीने के अंदर में दिल्ली की दम्भी सरकार को झुकाने का काम किया और उनको कृषि कानून वापस लेना पड़ा। सही या गलत उसमें मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन संघ में शक्ति जो होता है वो उन लोगों ने दिखाया। तो इनसा भी यही है कि जब ये जीत के जाएंगे तो 17 संघों से बात करके संघर्ष समिति बनाएंगे, उनकी क्या क्या ज़रूरतें हैं, क्या क्या उनके साथ अन्याय हो रहा है, उनके अधिकारों में कहाँ कहाँ हनन हो रहा है, उन अधिकारों की बात करेंगे। कोई अधिकार की बात नहीं, शिक्षक तभी है जब छात्र हैं, तो छात्रों के लिए भी क्या करना जरूरी है, खिचड़ी बनाना जरूरी है, जातीय जनगणना करना जरूरी है, पढ़ाना। मुझे लगता है अगर एक चीज़ अगर आप लोग कर दे, आप भी MLC हैं और ये भी MLC कैंडिडेट कह ले, अगर एक चीज़ आप लोग कर ले कि सरकारी शिक्षकों के लिए एक मेमोरेंडम आए, एक नियम आए कि अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में ही पढ़ाएं, सारी व्यवस्था ऐसे ही सही हो जाएगी। नहीं, दुर्भाग्यवश इतना आसान नहीं है। क्यों सर, क्यों आसान? इतना आसान नहीं मतलब सरकारी शिक्षक सुबह उठ करके अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में डाल दें, फिर जाके सरकारी स्कूल में नौकरी करें। आपको क्या लगता है कि सरकारी शिक्षकों की ऐसी स्थिति है कि अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं? बिल्कुल है। सरकारी शिक्षकों मैं सर सैकड़ों नाम बता दूंगा, हजारों नाम बता दूंगा। वो शिक्षक का इसलिए नहीं, वो दूसरे तरह से उनके पास धन धान नहीं इसलिए कर पाते हैं। लेकिन 30-35 हज़ार रुपया का महीना कोई कम नहीं होता है ना। कितने शिक्षक 30-35 हज़ार रुपये का महीना है, प्लस जो हाई स्कूल में है उनको लाख 1.5 लाख रुपया का महीना है, प्रोफेसर्स को 2-2 ढाई लाख रुपए का महीना। कितनों को ये मिलता है? हम तो देखा है प्रोफेसरों को, जो भी कंस्टिट्यूएंट यूनिट में कॉन्स्टिट्यूटेड हैं कितने। मेरा प्रश्न आपसे, आपने पता किया है कि पिछले 45 वर्षों में एक सरकारी विद्यालय महाविद्यालय नहीं बना है? सरकारी विद्यालयों में जो सर शिक्षक है ना, पूरे बिहार में लाखों शिक्षक हैं जो मोर देन 30,000 रुपीज उठा। लगता है आपने पूरा ठीक से उसको ध्यान नहीं किया है। सर मैं डाटा आपको अवेलेबल करा रहा हूं। आपने बताता हूँ ना, मेरा प्रश्न उसका उत्तर दे दीजिएगा, उसमें सब छुपा हुआ है। जब बिहार की आबादी 5 करोड़ से कम थी 1977-78 में, तब अंतिम सरकारी विद्यालय महाविद्यालय बना है। उसके बाद से 45 वर्षों में एक सरकारी विद्यालय महाविद्यालय नहीं बना है, केंद्रीय विश्वविद्यालय को छोड़कर। आप इसको पता कर लीजिए। महाविद्यालय यही तो सर दुर्भाग्य है कि प्राइवेट स्कूल के बिल्डिंग अच्छी होती है, उनके शिक्षकों का घर खराब होता है, और सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों के घर अच्छे होते हैं और विद्यालय खराब होते हैं, विद्यालय के भवन खराब। नहीं डिबेट नहीं, मतलब मेरा सर ये सवाल, सर एक सेकंड सुन लिया जाए सवाल। मेरा सवाल ये है कि जितने भी सरकारी वेतन भोगी हैं उनको अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में पढ़ाना हो तो ऐसे ही सरकारी व्यवस्था सही हो जाएगी। ये दो देशों में संभव है, एक चाइना में और एक अफगानिस्तान में, क्योंकि जगह कम्युनिस्ट चलते हैं और दूसरी जगह तालिबान चलते हैं। ये मानकर चलिए कि यहाँ पर कोई मतलब यहाँ सिर्फ गरीब के बच्चे ही मतलब सरकारी विद्यालयों में डिक्टेट नहीं कर सकते किसी को कि आपका बच्चा कहाँ पढ़ेगा। लोकतंत्र में विश्वास आपको है? तब सर
मैं भी आपको लिख के दे देता हूँ कि इस पढ़ाई की व्यवस्था अच्छी नहीं होगी। उसको उसका कोई मतलब नहीं, आप लिख के दे ना दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहीं भी बहुत से ऐसे जगह है जहाँ पर ऐसा कोई मजबूरी नहीं है और पढ़ाई की व्यवस्था बहुत अच्छी है, अपने ही राज्य अपने ही देश में है, दूसरे देशों में भी है। जबकि जो कि वो कोई फार्मूला नहीं लगाया गया कि आपको वहीं पढ़ाना होगा, बस सीधे सिस्टम को ठीक कर दीजिए। जब स्कूल बढ़िया हो जाएगा, जब टीचर पढ़ाएंगे और काम नहीं करेंगे, फालतू काम उनसे कराए जाते हैं, उसके बदले उनको अगर पढ़ाने में लगाया जाए, अपने आप स्तर सुधर जाएगा। और जब स्तर सुधर जाएगा तो शिक्षकों को इधर उधर के काम से निकाल करके सिर्फ पढ़ाई की व्यवस्था जैसे दिल्ली सरकार ने किया, अगर दिया जाए तो पढ़ाई की व्यवस्था कुछ हद तक सही है। सरकार मैं देख चुका हूँ, छोड़ दीजिए। दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल मेरा जूनियर था, मैं जानता हूँ खूब बढ़िया से उसको। वो बोलता कम है और लिपटा ज़्यादा है, समझे ना। तो लीप लाप के जो बताया वो सबको पता है कि दिल्ली में क्या कितनी दशा दिशा सुधरी है, वो मुझे पता है। मैं को दिल्ली जाते रहता हूँ ना। हम किसी की तुलना नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि सीधे हम लोग जो पकड़े हैं कि ये जीत कर जाएंगे, संघर्ष समिति बनाएंगे। हम लोग पूरा रिसर्च करके रखे हुए हैं कि शिक्षा में क्या क्या सुधार करने की ज़रूरत है, कैसे सुधार होगा, और शिक्षकों का अधिकार और कर्तव्य दोनों को ठीक करना होगा, ताकि वो अपना वही काम करें जिसके लिए उसको गुरुजी कहा जाता है, और गुरुजी कहलाएं वो, और उनको मिलना चाहिए, वाजिब वो मिले। किसी को 1 लाख और किसी को 30,000 क्यों मिले? समान वेतन, समान कार्य होना चाहिए, पुराना पेंशन आना चाहिए। बहुत से ऐसे विषय हैं जिन पर कि काफ़ी डिटेल में काम हम लोग किए हैं। लेकिन जब तक हमारा एक पैर दरवाजे के अंदर नहीं रहेगा, तब तक हम दूसरा पैर कैसे घुसाएंगे? इसलिए पहला हम लोग ये कर रहे हैं कि अपना नेता चुन कर ले चलें जो शिक्षकों की बात को समझते हों और जो शिक्षकों को कन्विंस कर सके कि हाँ भैया आप लोग ये संघर्ष समिति बनाओ, आपको कोई संघ तोड़ने की जरूरत अच्छा नहीं। सर, किस तरह की मतलब शासन व्यवस्था आप चाहते हैं? जैसे आपने सबको देखा और आप एक IITian भी हैं, किस तरह की शासन व्यवस्था चाहते हैं? जैसा भाजपा ने दिया, मतलब जैसा NDA ने दिया, या जैसा महागठबंधन ने दिया, या जैसा आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिया, या इनसे इतर कोई मॉडल आप चाहते हैं? इतर ही मॉडल है। आप जितना मॉडल बताए वो सब मॉडल जो है स्वार्थी मॉडल है, स्वार्थी मॉडल है। जब देखिए परमार्थी बनना पड़ेगा इसमें। अगर परमार्थी मॉडल है तो ये है कि किस तरह से बिहार के बच्चों को उत्तम शिक्षा घर के पास मिले, बिहार के मरीजों को उत्तम स्वास्थ्य व्यवस्था घर के पास मिले, और जब बच्चे पढ़ लिख के बड़े हो जाए, सीख कर बड़े हों, बिना सीखे नहीं, जब सीख कर बड़े हो तो उनको रोजगार के संसाधन घर के पास मिले। बहुत ज़्यादा सीख लें, बहुत ज़्यादा पढ़। सरकारी वेतन भोगी हैं वो अपना इलाज भी सरकारी अस्पतालों में करवाएं। मैं ऐसा किसी डिक्टेट करने पर मैं विश्वास नहीं करता हूँ। केवल गरीब लोग सरकारी अस्पताल। नीतीश जी ने तय, गरीब का कहेगा ही नहीं तो कैसे होगा गरीब? उसको पढ़ा लिखा दिया जाएगा तो अपने आप अपना स्तर ठीक कर लेगा। एक गरीब है तब तक उनका इलाज सरकारी अस्पताल, तब तक सरकारी अस्पताल में नहीं होना चाहिए इलाज। सरकारी अस्पताल अच्छे हो जाएंगे तो सब इलाज कराएंगे। वही मैं भी कह रहा हूँ। आप मेरी बात ही को नहीं सुन रहे हैं, आप एक एजेंडा थोप रहे हैं हमारे ऊपर। नहीं, एजेंडा नहीं थोप रहा हूँ सर, बड़ा क्लियर है। गुस्सा न हुआ। गुस्सा है, अंदर गुस्सा भी कर रहा है बात। आप वही बात कर रहे हैं जो नीतीश कुमार करना चाह रहे हैं। कोई तालिबानी नहीं चले। नीतीश कुमार ने शराबबंदी कर दिया क्या? शराबबंदी कर दिया? खाली मुंह से बोले तो बंद हो जाएगा? तालिबान हो तुम कि जब फांसी बचा दोगे, गला काट दोगे? और सारे थाने जो है शराब के धंधे में लग गए हैं, और सारे युवा जो हैं, क्योंकि पढ़ाई लिखाई तो होती नहीं है, तो जो थोड़ा होशियार होता है वो धंधे में लग जाता है। जाकर देखिए होम डिलीवरी हो रहा है, कहाँ होम डिलीवरी नहीं हो रहा है? बिहार का एक कोना बता दीजिए होम डिलीवरी नहीं हो रहा है। इसलिए आप वही करें, तालिबानी कानून नहीं चलेगा। हमें व्यवस्था को इतना बढ़िया बना देना है कि कहीं और जाने की जरूरत न पड़े। जानते हैं अमेरिका में क्या है? एक क्लस्टर बना हुआ है, 2 किलोमीटर के रेडियस में क्लस्टर बना हुआ है, जहाँ पर वर्ल्ड क्लास एजुकेशन है। अगर आपके पार्टी के, आप जनसुराज के विचारधारा को लेकर आगे बढ़े, अगर आपके पार्टी का कोई अगर मुखिया बन जाता है, विधायक बन जाता है, MLC बन जाता है या सांसद बन जाता है, तो कितना उस मुखिया या विधायक या सांसद के क्षेत्र में कितने विद्यालय मॉडल हो जाएंगे? इस चीज़ को तो एश्योर कर सकते हैं ना सर? हमने कब बताया कि हम पार्टी बनाए हैं? नहीं, आप बोले ना कि जनसुराज की विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो कह रहे तो पार्टी बनाने के बाद कहाँ से आ गया? पार्टी नहीं मैं कह रहा हूँ, मतलब अगर आपके विचारधारा के लोग जीतते हैं तो लगभग कितने जो है वो विद्यालय सही हो जाएंगे? जब तक सही लोग नहीं आएंगे तब तक वो सही लोग क्या करेंगे उसके बारे में क्या बात करें? तो वही अगर सही लोग आपके हिसाब से आ जाते हैं, जाएंगे बताया ना, पढ़ाई दवाई कमाई, 3 चीज़। हम तो फॉर्मूला बड़ा क्लियर है हमारा, पढ़ाई दवाई कमाई पे काम करना है। हम उससे गारंटर हैं, अगर जीत के आते हैं तो इस पर काम करेंगे, इसकी गारंटी हम लोग देते हैं। वो कि हमने खोज कर निकाला है, हम भी प्रयोग कर रहे हैं। यही सर मैं सुनना चाह रहा हूँ। हम भी प्रयोग कर रहे हैं कि अच्छे लोगों को चुन कर लाए हैं तो अच्छे लोगों से अच्छा काम करवाएंगे। कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है। प्रशांत किशोर, सच्चिदानंद राय या पांडे जी कोई ठीक नहीं कर सकते हैं, एक व्यक्ति नहीं कर सकता है। हम सबको अपने मत का सही इस्तेमाल करना होगा। अगर मान लीजिए जिताए, अकेले काम नहीं किए, तो अगली बार हम ही आगे कहेंगे इनको हराइए। चलिए, ये एक जो है वो नोट करने वाली बात है कि जिताने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजी है या क्या क्या कर रहे हैं। ये अपनी बात रख रहे हैं लोगों के बीच में। ये तो प्रबुद्ध लोग हैं। शिक्षकों को क्या हम शिक्षा देंगे? हम तो सिर्फ ये बताते हैं कि ये जीतेंगे तो ये काम करेंगे, आपको अच्छा लगता है तो समर्थन दीजिए। अब मुझे लगता है कि अगर ईमानदारी से बात को लोगों के बीच में रखिएगा,
लोग चरित्र पढ़ते हैं ना जी, फाक मोहम्मद का भी तो चरित्र जो है वो किताब की तरह है, पढ़ लीजिए। हम भी आज राजनीति नहीं कर रहे हैं, 10 वर्षों से कर रहे हैं। हमारे बारे में भी लोगों को पता होगा। प्रशांत किशोर भी पदयात्रा कर रहे हैं। कोई आदमी कर सकता है क्या 5000-6000 किलोमीटर की पदयात्रा इस मौसम में, और किसी मकान में रहे बिना, किसी साइकिल पर चढ़े बिना, पदयात्रा करके टेंट में रह के, जाड़ा गरमी बरसात, और सारे परिवार को ताक पर रख के अपना काम कर रहा है। कब ईश्वर फल नहीं देंगे इसका? मजदूरी तो भगवान में नहीं रोक सकते जी। हम लोग मजदूरी क्या मांग रहे हैं? विकसित बिहार। मजदूरी के लिए हमको विकसित बिहार चाहिए, उसके लिए शुरुआत कर दिया है। एक कैंडिडेट खड़ा किया, पहला कदम हमने ले लिया है। यहाँ पर निश्चित रूप से हमको जनता का समर्थन मिलेगा, शिक्षकों का समर्थन मिलेगा, जीतेंगे। और सबसे पहले हम शिक्षा व्यवस्था पर काम करना शुरू करेंगे, और इसी साल वो 24-25 का इंतजार नहीं करेंगे। इसी साल वो शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने का काम शुरू करेंगे। इसी सरकार को घुटने पर लाकर दिखाएंगे। जिस तरह से किसानों ने केंद्र की सरकार को घुटने पर ला दिया और कृषि कानून को वापस लाने को बाध्य कर दिया, हम भी पूरा एजेंडा लेकर कि किस तरह से शिक्षा को सुधारा जा सकता है, किस तरह से शिक्षकों की गरिमा को वापस लाया जा सकता है, शिक्षकों को फिर से किस तरह से गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव वैष्णव की कैटेगरी में लाया जा सकता है, वो सब एजेंडा लेकर हम डिमांड करेंगे। और जब नहीं मानेंगे तो आंदोलन करेंगे, पटना को घेर देंगे चारों ओर से। 4.5 लाख शिक्षक जब उतर जाएंगे और कहेंगे कितने बाजू कितने सर गिन ले, तो उस पर ध्यान से तो उनको मानना पड़ेगा, मानेंगे। 4 लाख शिक्षकों पर सर बहुत लाठियां बरसाई गई हैं। नीतीश सरकार ने जितना लाठी और पानी का फुहारा बरसाया है, उतना शायद ही किसी ने। काश वो 4.5 लाख होते। हम देखते नीतीश कुमार के पुलिस के कितना बाजू में दम है। गिनती भर के लोग जाते हैं, इसलिए उन पर पानी मारा जाता है, लाठी मारा जाता है। सर अगर आप जिस दिन किसान संघों की तरह चारों ओर से घेर लेंगे ना, तो दिल्ली में उत्पात मचाती है, तब भी किसी को हिम्मत नहीं लाठी चलाने की। पुलिस भाग गई, गिरने लगी पहाड़ों पर से नीचे, लेकिन लाठी नहीं चला पाई। मतलब मैं मान लूं कि सच्चिदानंद राय जी के नेतृत्व में क्रांति की बिगुल बिहार देखेगा, सुनेगा। कोई नेतृत्व की जरूरत नहीं है, जनता नेतृत्व खाजू देगी। हम लोग केवल जनता के साथ आप खड़े रहे। कैटलिस्ट है, हम लोग बिल्कुल कैटलिस्ट काम कर रहे हैं, हम जगाने का काम कर रहे हैं। आखिर ये तो जनता ही है ना, ये तो बेचारे पहले से नेता नहीं रहे हैं, कोई मंत्री नहीं रहे हैं, कोई एमएलए एमएलसी नहीं रहे हैं। इनको हम लोग क्यों लड़ा रहे हैं? क्योंकि हमने पाया कि एक शिक्षक का नेता होने का इनके अंदर गुण है। इस कारण नहीं कि हमारे चमचई करते हैं, हम तो जानते भी नहीं थे कौन है ये, हमारी गिरफ्तारी भी नहीं हो सकती है। इसके बावजूद हमने खोज कर उनको कहा कि नहीं आप खरी सर बात आप बोल रहे हैं। हम खरी ही बोलते हैं, इसीलिए लोग काटने की कोशिश करते हैं, काट नहीं पाते हैं। जब बीजेपी ने मेरा टिकट काट दिया तो बीजेपी 5% के नीचे चला गया, हम 56% पे चले गए। जब बीजेपी के टिकट से लड़े थे तो 52% था, अलकोप नहीं दम पे था। लेकिन जब बीजेपी ने टिकट काट दिया तो 4% और बढ़ गया, 56 चला गया। अब बीजेपी 52% घट के 4.5% पे चला गया। तो खरी बात तो करेंगे, इसलिए तो आए हैं। हमको चाहिए थोड़े, ईश्वर के दिया सब कुछ है, सब कुछ मतलब सब कुछ। हम मंदिर में भी जाते हैं पूजा करने, तो कहते हैं ईश्वर आपने जो कुछ दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आपसे प्रार्थना है कि मुझे साहस और शक्ति दीजिए कि कठिन से कठिन चुनौतियों का सामना कर सकूं। अब मेरे द्वारा जाने अनजाने में किसी के नुकसान ना हो, यदि हो सके तो मेरे माध्यम से अधिक लोगों का भला करा दीजिएगा। पंडित जी संकल्प दिला रहे होते हैं ना, तो पुत्रम देहि ज्ञानम देहि धनम देहि कह लो, हम ये कह ले। वो पूछे को कुछ और कह रहे होते हैं, मैं अपनी भाषा में ये कह रहा होता हूँ। अरे इतना दिया, अब क्या चाहिए भाई? तो कोई अंत है? ये कहता है हमारा मुख्यमंत्री कि कफन में जेब नहीं है, तो खाली कहने के लिए है, करने के उस पर अमल तो करो। कफन में जेब नहीं होता, आपको पता है। देखिए फिर पता नहीं कहाँ से जेब निकल आता है। चलिए, तो ये थे एमएलसी सच्चिदानंद राय जी। बहुत बढ़िया बात हुई और काफ़ी मीठी और तीखी दोनों बातें हुई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए बीएनएम टीवी पर, देखते रहिए बॉर्डर न्यूज मिरर।